हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपकी एजुकेटर निधि दुआ और मैं आपको पढ़ाती हूं केमिस्ट्री फॉर गेट एग्जाम। गाइस, आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं उसका नाम है इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री और दूसरा टॉपिक हमारा होगा वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी। आज का टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री। उससे पहले ये हमारा केमिस्ट्री का सिलेबस है फॉर गेट एग्जाम। अब तक जो टॉपिक्स हमने कवर अप किए हैं पिछले लेक्चर्स के अंदर वो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स बिगिन आवर टॉपिक, दैट इज इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। सो बेसिकली इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री को समझने से पहले हम समझते हैं कि ज्योमेट्री का मतलब क्या होता है। ज्योमेट्री का मतलब होता है किसी भी एटम, किसी भी इलेक्ट्रॉन या किसी भी मॉलिक्यूल का स्पेस के अंदर अरेंजमेंट। ये अरेंजमेंट 3 डायमेंशनल होता है। 2 टाइप की ज्योमेट्री प्रेजेंट होती है स्पेस के अंदर। नंबर 1 इज इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री एंड नंबर 2 इज मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री। इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री का मतलब आपको नाम से ही समझ में आ रहा है, ऐसा अरेंजमेंट इलेक्ट्रॉन्स का अराउंड अ सेंट्रल एटम इन 3 डायमेंशनल स्पेस। और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री का मतलब है ऐसा 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट स्पेस के अंदर एटम्स का। तो नाम से आपको पता चल रहा है इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के अंदर इलेक्ट्रॉन का अरेंजमेंट होगा, जबकि मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री के अंदर मॉलिक्यूल का अरेंजमेंट होगा। मॉलिक्यूल ज्योमेट्री एक पर्टिकुलर शेप और एंगल्स प्रोवाइड करती है और सिमिलर केस इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री के अंदर भी देखा जाता है। अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स किसी भी एटम के साथ बॉन्डेड नहीं है लेकिन वो लोकेटेड है मॉलिक्यूल्स में, तो वो उसकी मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री चेंज कर देते हैं। लेकिन अगर सारे इलेक्ट्रॉन ग्रुप्स बॉन्डेड नहीं है लोन पेयर के साथ, मतलब लोन पेयर एब्सेंट है, तो उस मॉलिक्यूल की इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री और मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री सेम रहेगी। सिंपल वर्ड्स में कहा जाए, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, जबकि अगर लोन पेयर एब्सेंट है तो मॉलिक्यूलर ज्योमेट्री और इलेक्ट्रॉनिक ज्योमेट्री सेम होगी। बेसिकली वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी अब हम आगे देखने वाले हैं। सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज वीएससी पीआरटी। सबसे पहले वीएससी पीआरटी एक मॉडल है जो कि केमिस्ट्री के अंदर पढ़ा जाता है टू प्रिडिक्ट द ज्योमेट्री ऑफ इंडिविजुअल मॉलिक्यूल्स फ्रॉम द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर्स सराउंडिंग द सेंट्रल एटम। ये थ्योरी गिवन दी थी नायहॉम एंड जिलेस्पी ने। नायहॉम थ्योरी के 2 मेन डेवलपर थे। इसे नायहॉम थ्योरी भी कहा जाता है। तो इसके 2 मेन डेवलपर थे, एक तो खुद नायहॉम और सेकेंड जिलेस्पी। वीएससी पीआरटी हमें शेप और बॉन्ड एंगल डिटरमाइन करने में हेल्प करती है किसी भी मॉलिक्यूल का। 2 टाइप के इलेक्ट्रॉन पेयर प्रेजेंट होते हैं किसी भी वैलेंस शेल के अंदर। नंबर 1 इज बॉन्ड पेयर एंड नंबर 2 इज लोन पेयर। पर सबसे पहले हम एक बार समझ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन का मतलब क्या है। द प्रिंसिपल दैट इलेक्ट्रॉन पेयर्स अराउंड अ सेंट्रल एटम टेंड्स टू ओरिएंट देमसेल्फ एज फार एज पॉसिबल। सेंट्रल एटम के आसपास जितने भी इलेक्ट्रॉन पेयर्स होते हैं वो एक दूसरे से दूर दूर रहना पसंद करते हैं, क्योंकि आप जानते हैं 2 सिमिलर चीज एक दूसरे को अपोज करती हैं, तो वो कभी भी अट्रैक्ट नहीं होते। तो इलेक्ट्रॉन पेयर आपस में रिपल्शन इसीलिए ही शो करते हैं क्योंकि वो सिमिलर काइंड के होते हैं, उनके ऊपर सिमिलर चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन इसी वजह से मॉलिक्यूल या आयन की ज्योमेट्री को फाइंड करने में हेल्प करता है। तो कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर 2 टाइप का हो सकता है, बॉन्ड पेयर या फिर लोन पेयर। इस रिपल्शन की वजह से वैलेंस शेल की मॉलिक्यूल की शेप या फिर बॉन्ड एंगल डिफरेंट हो जाते हैं। अब पोजीशन ऑफ लोन पेयर एंड मल्टीपल बॉन्ड्स। सो बेसिकली गाइस, इस टेबल के अंदर हम
पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के स्ट्रक्चर को जब ड्रॉ करते हैं तो उसके अंदर आप लोन पेयर की पोजीशन कहाँ रखेंगे वो स्टडी करने वाले हैं। यहाँ पे स्लाइड में आपको पोजीशन ऑफ लोन पेयर दिख रही है, लिखी हुई है पर्टिकुलर हाइब्रिडाइजेशन स्टेट के अंदर, जबकि मल्टीपल बॉन्ड की जो पोजीशन होगी वो इन पोजीशन को छोड़ के कहीं पर भी हो सकती है। सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट है sp, sp2 और sp3, जहां पे लोन पेयर आप कहीं पे भी लगा सकते हैं। जबकि sp3d के अंदर लोन पेयर की पोजीशन होगी इक्वेटोरियल पोजीशन। sp3d2 के अंदर लोन पेयर की पोजीशन कहीं पर भी हो सकती है। और sp3d3 के केस में अगर लोन पेयर एक है तो उसकी पोजीशन होगी इक्वेटोरियल पोजीशन, अगर लोन पेयर दो है तो उसकी पोजीशन होगी एक्सियल पोजीशन। नेक्स्ट इज बॉन्ड लेंथ। sp3d के केस में एक्सियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ से, जबकि sp3d3 के केस में इक्वेटोरियल बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी एक्सियल बॉन्ड लेंथ से अगर साइड एटम्स सेम है। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं। आपको कोई भी एलिमेंट, कोई भी कंपाउंड गिवन होगा, आपसे सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन स्टेट पूछी जाएगी और उसके बाद आपसे पूछ लिया जाएगा कि अगर sp3d या sp3d3 हाइब्रिडाइजेशन स्टेट आ रही है तो कौन सी बॉन्ड लेंथ ज्यादा होगी। नाउ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्शन थ्योरी के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं और विद आइडेंटिकल एटम्स, तो जो शेप होगी उस कंपाउंड की वो सिमेट्रिकल होगी अकॉर्डिंग टू दी साइंटिस्ट सिडविक एंड पॉलिंग। For example, in case of BF3, the bond angle comes out to be 120 degree and the shape is triangular. जबकि CH4 और CO2 के केस के अंदर शेप हो जाएगी टेट्राहेड्रल और लीनियर और बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट्स एंड 180 डिग्री। यहाँ पे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको CO2 के बारे में पता होना चाहिए कि उसकी शेप लीनियर होती है और बॉन्ड एंगल होता है 180 डिग्री। Next point is if the central atom possesses bonded pair of electron, अगर central atom के पास bonded bond pairs हैं और साथ ही साथ lone pairs हैं, तो जो shape होगी molecule की वो unsymmetrical हो जाएगी क्योंकि उसके अंदर repulsion occur कर जाएगा। Similarly, on having different types of side atoms, molecules becomes unsymmetrical due to unequal force of repulsion. जैसे ही डिफरेंट साइड एटम्स आएंगे मॉलिक्यूल का स्ट्रक्चर अनसिमेट्रिकल हो जाएगा क्योंकि वो डिफरेंट एटम्स अनइक्वल फोर्स लगाएंगे उस पर्टिकुलर सेंट्रल एटम के ऊपर, जिस वजह से रिपल्शन अकर कर जाएगा। रिपल्शन का ऑर्डर है, सबसे ज्यादा रिपल्शन होता है लोन पेयर के बीच में, देन लोन पेयर बॉन्ड पेयर के बीच में, और सबसे कम रिपल्शन देखा जाता है बॉन्ड पेयर और बॉन्ड पेयर के बीच में। आपको पता है, ये आप पिछले लेक्चर के अंदर पढ़ चुके हैं। अगर आपको लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का नंबर पता है तो आप बॉन्ड एंगल बता सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर सीरीज में, उसका ऑर्डर, क्योंकि बॉन्ड एंगल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब है जैसे जैसे नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बढ़ेंगे वैसे वैसे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा। नेक्स्ट इज अगर लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज कर रहे हैं तो बॉन्ड एंगल जो होता है वो अप्रोक्सीमेटली 2.5 डिग्री से कम होना स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पे अप्रोक्सीमेटली हम 2.5 डिग्री लेते हैं लेकिन 2 से 2.5 के बीच में डिक्रीज होता है। फॉर एग्जाम्पल इन केस ऑफ CH4, NH3 एंड H2O द हाइब्रिडाइजेशन कम्स आउट टू बी sp3 और बॉन्ड एंगल जो है वो आपका डिक्रीज हो रहा है। CH4 में 109 डिग्री है, NH3 में 107 डिग्री है और H2O में 105 डिग्री है। In the different molecules, if central atom have same number of lone pair of electron, आपको कोई सीरीज गिवन है डिफरेंट मॉलिक्यूल्स की और वहां पे सेंट्रल एटम के पास सेम लोन पेयर है, तो जो बॉन्ड एंगल होगा वो डिपेंड कर जाएगा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के ऊपर। देखिए, ए बी एक्स टाइप का कोई मॉलिक्यूल आपको गिवन है, ए कोई एटम है, बी कोई एटम है और एक्स मतलब बी एटम के बी मॉलिक्यूल के एटम्स। तो उस केस के अंदर
साइड एटम्स अगर सेम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ सेंट्रल एटम इंक्रीज कर रही है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज करना चाहिए। जैसे कि आपको दिख रहा है H2O और H2S, यहाँ पे सेंट्रल एटम डिफरेंट है, यहाँ पे ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। यहाँ पे साइड एटम सेम है हाइड्रोजन, यहाँ पे भी सेम हाइड्रोजन एटम है, लेकिन आपको दिख रहा है H2O के केस में बॉन्ड एंगल 105 डिग्री है जबकि H2S के केस में 92 डिग्री है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि आपने अभी अभी पढ़ा अगर साइड एटम सेम है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होगी सेंट्रल एटम की, अगर सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए। अब आपको पता है ऑक्सीजन और सल्फर एक ग्रुप के मेंबर्स हैं। जैसे ही आप डाउन द ग्रुप बढ़ते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, और आपको पता है ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, सल्फर से इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है तो बॉन्ड एंगल भी ज्यादा होना चाहिए। इसीलिए 105 डिग्री ऑक्सीजन H2O का है और H2S का 92 डिग्री है। लेकिन ये स्टेटमेंट हमेशा करेक्ट हो ऐसा जरूरी नहीं है, इसके एक्सेप्शंस आ जाते हैं। एक एक्सेप्शन इसका है SF2, SCl2 एंड SBr2। SF2, SCl2 एंड SBr2, ये एक्सेप्शन आपको अगली कुछ स्लाइड्स के बाद दिख जाएगा। यहाँ पे आपको वहां पे आपको एक्सप्लेन किया गया है। ये एक्सेप्शंस जनरली अकर कर जाते हैं, जबकि आपको पता है SF2 के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होनी चाहिए एज कंपेयर टू SCl2, SBr2, लेकिन यहाँ पे बॉन्ड एंगल SF2 का काफी कम हो जाता है जबकि बॉन्ड एंगल SBr2 का ज्यादा होता है। ये आपका एक्सेप्शनल केस है। नेक्स्ट यू हैव द टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड पॉसिबल स्ट्रक्चर। पिछले स्लाइड के पिछले वीडियो के अंदर हमने हाइब्रिडाइजेशन के बारे में पढ़ा था, तो यहाँ पे आपको स्क्रीन के ऊपर दिख रहा है टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन एंड देयर पॉसिबल स्ट्रक्चर्स। सो बेसिकली गाइस ऐसा है कि ये स्लाइड और इसके बाद वाली स्लाइड आपको याद ही रखनी है। जब भी आपको कोई एलिमेंट गिवन होगा, कोई एग्जाम्पल गिवन होगा, आपको वहां पे सबसे पहले उसका हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन निकाल लेंगे तब आपको उसके बॉन्ड पेयर और लोन पेयर्स भी कैलकुलेट करने होंगे, वो आपको सिंपली दिख जाएंगे। आपको पता है हमने पिछले स्लाइड के अंदर कवर अप कर लिए हैं। जैसे ही आप बॉन्ड पेयर और लोन पेयर कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये शेप याद होनी चाहिए कि sp हाइब्रिडाइजेशन के लिए अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 हैं और लोन पेयर 0 है तो उसकी शेप लीनियर होती है। आपको ये एग्जाम्पल लर्न नहीं करने, आप एग्जाम्पल आपको क्वेश्चन के अंदर गिवन होगा कि पर्टिकुलर इस एलिमेंट के अंदर बताइए हाइब्रिडाइजेशन कितना है और उसकी शेप क्या है। तो जैसा कि आपको दिख रहा है जो बॉन्डेड एटम होते हैं सेंट्रल एटम से वो आपके बॉन्ड पेयर्स होते हैं, और लोन पेयर्स आपको पता होते हैं कि कौन से एलिमेंट के पास कितने लोन पेयर हैं, वो भी आप कैलकुलेट कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे बॉन्ड पेयर 2 हैं और जब आप इसके आउटर मोस्ट शेल को कैलकुलेट करेंगे कार्बन के, तो उसके आउटर मोस्ट शेल में दो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं, तो 2 - 2 आप करेंगे तो 0 आएगा, दैट इज योर लोन पेयर। सो बेसिकली जब आपने हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करी तो CO2 के केस में sp हाइब्रिडाइजेशन आई, बॉन्ड पेयर आपके 2 हैं, O2 यहाँ पे है और लोन पेयर आपके 0 है, तो शेप इज योर लीनियर शेप। उसी तरीके से sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, अगर नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 3 है और लोन पेयर आपका 0 है तो शेप होगी ट्राइगोनल प्लानर। और अगर वैसे ही नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर 2 है और नंबर ऑफ लोन पेयर 1 है तो शेप होगी वी शेप और एंगुलर। आपको ये चीजें लर्न करनी है कि किस हाइब्रिडाइजेशन के अंदर कितने बॉन्ड पेयर कितने लोन पेयर है तो उसकी शेप पर्टिकुलर क्या होगी। इसी तरीके से ये टेबल भी आपको दिख रही है। आपको ये दोनों स्लाइड्स लर्न रखनी है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपके 2 से 3 क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं एग्जाम के अंदर और डेफिनेटली आपसे क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। नाउ अब आपने पिछली 2 स्लाइड्स के अंदर काफी सारे शेप्स देख ली हैं। यहाँ पे मैं आपको बोलना भूल गई, आपको ये वाली स्लाइड और ये वाली स्लाइड अच्छे से नोट डाउन करके रखनी है और टाइम टू टाइम आपको रिवाइज करनी है। नाउ जब लीनियर शेप, वी शेप, टी शेप, स्क्वायर प्लानर, पेंटागोनल, पिरामिडल, ट्राइगोनल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होंगे तो उन स्ट्रक्चर्स को कहा जाता है आपका प्लानर स्ट्रक्चर, जबकि जो शेप्स बच गई उन्हें कहा जाता है नॉन प्लानर स्ट्रक्चर्स। प्लानर स्ट्रक्चर का मतलब है
कि ये शेप्स एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट होंगी, जबकि जो शेप्स बच गई हैं उन्हें कहा जाता है नॉन प्लेनर स्ट्रक्चर। वो एक प्लेन के अंदर प्रेजेंट नहीं होंगी, वो जेड एक्सिस को कट कर रही होंगी। नाउ यू हैव hybridization of central atom and the relation of pi bond with oxygen। आपको कोई भी एलिमेंट गिवन होगा, कोई भी मॉलिक्यूल गिवन होगा और आपसे पूछ लिया जाएगा कि आपको पाई बॉन्ड का नेचर बताना है विद ऑक्सीजन। तो ये टेबल आपको एज इट इज लर्न करनी है। जैसे कि मान लीजिए किसी एलिमेंट का sp हाइब्रिडाइजेशन आ रहा है, आपसे पूछा जाएगा इसके अंदर बताइए पाई बॉन्ड का नेचर क्या है विद ऑक्सीजन। तो आपको सिंपली टिक करना है कि इसके अंदर मैक्सिमम 2 पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होंगे। उसी तरीके से sp2 के अंदर मैक्सिमम 1 पी पाई बॉन्ड होगा। sp3 sp3d और sp3d2 के अंदर सिर्फ पी पाई बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी। आई रिपीट, आपको ये टेबल एज इट इज लर्न करनी है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। यहाँ पे आपको कुछ कैलकुलेट नहीं करना, ज्यादा से ज्यादा आपको हाइब्रिडाइजेशन निकालना होगा, ज्यादातर वो भी आपको गिवन होता है, सिंपली आपको ये टेबल लर्न रखनी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल यहाँ पे आपको दे रखा है, आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ पाई बॉन्ड। NO2 है, NO2 का आपको हाइब्रिडाइजेशन गिवन होगा sp2 और आपको बताना है sp2 के केस में कि पाई बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। तो जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है मैक्सिमम 1 पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। इसी तरीके से XeO F4 sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन होगा और ओनली पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट होगा। नाउ आई होप यू ऑल आर क्लियर अबाउट VSEPRT एंड इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री। तो चलिए फटाफट से हम एक बारी VSEPRT को रिवाइज कर लेते हैं। तो देखिए VSEPRT थ्योरी के अंदर आपने सबसे पहला पॉइंट देखा था कि अगर सेंट्रल एटम के पास सिर्फ बॉन्डेड पेयर्स हैं, सिर्फ बॉन्ड पेयर्स हैं, तो उसकी जो स्ट्रक्चर होगा वो सिमेट्रिकल होगा। एग्जाम्पल के तौर पे BF3CO2। अगर सेंट्रल एटम के पास बॉन्ड पेयर और लोन पेयर दोनों हैं तो उसका जो स्ट्रक्चर होगा वो अनसिमेट्रिकल होगा। आपने ऑर्डर ऑफ रिपल्शन देखा था कि लोन पेयर में सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर, देन और सबसे कम होगा बॉन्ड पेयर में। उसके अलावा आपने देखा था कि बॉन्ड एंगल जो होता है वो इनवर्स रिलेशन शो करता है विद नंबर ऑफ लोन पेयर्स। जैसे जैसे आप लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज करते हैं बॉन्ड एंगल डिक्रीज करने लग जाता है बाय द फैक्टर ऑफ 2 to 2.5 डिग्री। इसके अलावा आपने देखा था कि अगर ABX टाइप का मॉलिक्यूल है और अगर उसके सेंट्रल एटम इंक्रीज हो रहा है तो उसका बॉन्ड एंगल इंक्रीज होना चाहिए। इसके अलावा आपने एक एक्सेप्शनल केस देखा था SF2 SCl2 और SBr2 वाला। नाउ दिस वाज योर एक्सेप्शनल केस। 1 second guys, this is your exception case। दिस इज अ एक्सेप्शनल केस। आपको यहाँ बताना है राइट डाउन द करेक्ट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग अकॉर्डिंग टू देयर बॉन्ड एंगल। तो बेसिकली आपने इस वाली स्लाइड के अंदर देखा था जैसे जैसे साइड एटम इंक्रीज होता है, साइड एटम का साइज इंक्रीज होता है, अगर साइड एटम सेम है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही है तो बॉन्ड एंगल इंक्रीज होना चाहिए। ये चीज आपने यहाँ पढ़ी थी, लेकिन ये आपको पता है ये वाला एक्सेप्शनल केस था SF2 SCl2 और SBr2 वाला। इसके अंदर आपका साइड एटम डिफरेंट है लेकिन सेंट्रल एटम सेम है, लेकिन इस केस के अंदर आपका जैसे ही इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इंक्रीज हो रही थी साइड एटम की तो बॉन्ड एंगल जो था वो डिक्रीज हो रहा था। इसीलिए इस केस के अंदर SF2 का बॉन्ड एंगल सबसे कम है और SFBr2 का बॉन्ड एंगल सबसे ज्यादा है। Now I hope you all are cleared about electron geometry and VSEPRT theory. Now in case अगर आप हमारे YouTube चैनल गौरमंत्र पे नए हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड यहाँ पर इस टेलीग्राम चैनल गुरुमंत्र पर आपको सारे न्यू नोटिफिकेशंस मिल जाते हैं, सारे न्यू अपडेट्स मिल जाते हैं और आपको यहाँ पर फ्री PDF नोट्स भी अवेलेबल हैं। यू कैन ऑल्सो ज्वाइन आवर फेसबुक पेज गौरमंत्र शिक्षा का ग्रंथ। फॉर फर्दर क्वेरीज आप हमें मेल कर सकते हैं tanishanehaofficial@gmail.com और इसके अलावा आप हमें कांटेक्ट भी कर सकते हैं स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर, दैट इज 9351280000।
थैंक यू वेरी मच गाइस, आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी।